So hello everyone, and very warm welcome in another interesting session of uh, 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 Rahe Samay Se Aage. So that is our today's topic in this volatile market. So I'm super excited to have Mr. Gopal Agrawal. He is a senior fund manager equity at HDFC Mutual Funds. Uh, he has work experience of around 17 years in various role he has worked, probably from start from equity research to fund management, CIO. Uh, so that is his profile. I think he is well known in the one of the well known fund manager in the industry, and within the HDFC, if we speak about, then currently he is managing HDFC Large and Mid Cap Fund, HDFC Multi Cap, Capital Builder, Dividend Yield, and HDFC Balanced Advantage Fund. So, welcome to our show, sir. Thank you. So, sir, So how do yes. हाँ please go ahead. So, we'll start this session with today's event only. RBI ने आज जो 50 बिप्स का इंटरेस्ट रेट हाइक किया है, what do you think? आपका क्या पर्सपेक्टिव है on this particular the interest rate hike जो उन्होंने आज किया हुआ है? Right. What do you think? ओके तो ये जो रेट हाइक है ये पहली बात ये है कि देखिए ग्लोबली जो है यूएस ने रेट बढ़ाया 75 बिप्स, तो इंडिया को भी रेट बढ़ाना पड़ता है, अदरवाइज क्या होता है कि करेंसी अंडर प्रेशर आ जाती है, राइट? बिकॉज डॉलर इज पिवोटल करेंसी इन द वर्ल्ड. If US is raising rate, means the dollar is strengthening and the money will go to US, right? So in this scenario, if you have to protect, यदि आपको मनी का फ्लाइट को रोकना है कि तो आपको भी रेट बढ़ानी पड़ेगी. तो ये जो है ये 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक है, ये इस बैकड्रॉप पे है कि करेंसी को स्टेबिलिटी देने की है. तो जबकि यदि आप कोई भी पैरामीटर देखेंगे तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है पर्टिकुलरली इंडिया में अभी कम हो गया है, वेदर इट इज सॉफ्ट कमोडिटी, इंडस्ट्रियल कमोडिटी, और साथ साथ अभी लास्ट 10 दिनों से अपन क्रूड ऑयल में भी सॉफ्टनेस देख रहे हैं. तो जो है इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल पे है, परंतु एस यूएस ने रेट बढ़ाया है तो ये हमको भी बढ़ाना पड़ रहा है. और जहां तक ये इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल में है, इसलिए बहुत ज्यादा रेट हाइक हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है. परंतु यदि यूएस ने रेट काफी बढ़ाई ना, तो डेफिनेटली इंडिया को भी जो है करेंसी को प्रोटेक्ट करने के लिए करना ही पड़ता है. देखिए जनरली क्या होता है, यूएस बॉन्ड यील्ड और इंडियन बॉन्ड यील्ड में आपको 4.5% से कम गैप देना जरूरी है, ठीक है. यदि आज यूएस की सपोज बॉन्ड यील्ड आज 2.7% है, तो आप 7.2 के नीचे आप जो है ना इंडिया की बॉन्ड यील्ड को नहीं रख सकते. यू गॉट माय पॉइंट. मिनिमम तो ये मिनिमम है और मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, पर 4.5% का गैप आपको देना कंपलसरी है. तो आप यदि यूएस की बॉन्ड यील्ड नीचे आती है तो आरबीआई भी प्रेशर में नहीं रहेगा कि रेट बढ़ाए करके. यहाँ से ओके गोपाल, आपने बोला कि 4.5% का जो मिनिमम स्प्रेड होता है वो हमको 10 ईयर जीसेक में रखना पड़ता है. यस यस. what is the basic reason, just for our audience, if you can explain? श्योर. सो यदि आप लॉन्ग टर्म देखेंगे ना, अभी नियर टर्म मत देखिए कि आज यूएस में इन्फ्लेशन 8.5% है, परंतु ये तो सप्लाई शॉक है, आपको भी पता है, और अमेरिका ने जो है मॉनेटरी प्रिंटिंग की थी तो उसके कारण ये इन्फ्लेशन ज्यादा है. पर नॉर्मली यूएस में जो होता है उनकी जीडीपी ग्रोथ रेट 2% के आसपास होती है लॉन्ग रन में, और उनका इन्फ्लेशन भी 2% से कम होता है, ठीक है ना. और इंडिया जैसे डेवलपिंग इकोनॉमी है, ग्रोथ इकोनॉमी है, तो हमारा इन्फ्लेशन जो है, जैसे आरबीआई ने भी कहा है कि 2 से 6% का बैंड रखना है, तो हमारा इन्फ्लेशन लगभग 6% के आसपास रहता है. तो जो इन्फ्लेशन डिफरेंशियल जो 4% है दोनों कंट्री के बीच में, यदि आप लॉन्ग रन देखेंगे 4 से 5% के बीच में इन्फ्लेशन डिफरेंस रहता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कम से कम 4.5% का जो है वो आपको गैप मेंटेन ही करना पड़ेगा.
गोपाल, आपने बोला लाइक स्टार्ट ऑफ योर टॉक कि बिकॉज ऑफ यूएस इज इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट, तो हमको भी और इंडिया को भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करना पड़ता है जस्ट टू करेंसी प्रोटेक्शन। एट द सेम टाइम अगर हम मैक्रो डेटा की बात करते हैं, यस आपको लगता है कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ यूएस में, यस वी आर सीइंग द वर्सनिंग ऑफ मैक्रो डेटा लाइक अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, वेदर इज द इन्फ्लेशन, सो दैट काइंड ऑफ अ डेटा वी कैन सी एंड ऑब्जर्व इन यूएस मार्केट। अगर वही चीज हम इंडियन मार्केट में देखते हैं, तो आपको लगता है इंडियन मार्केट का भी मैक्रो डेटा इज दैट बैड, और वी कैन से और ऑन बैड फेज जहां पर हमको इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करना पड़ रहा है, और दैट इज स्टैंड अलोन बेसिस पे कि बिकॉज यूएस इज इंक्रीजिंग एंड वी हैव टू प्रोटेक्ट समथिंग, दैट इज व्हाट वी आर इंक्रीजिंग। यस, ये डेफिनेटली इंडिया के मैक्रो डेटा काफी अच्छे हैं। तो ये सिर्फ क्या होता है कि यदि यूएस जो पिवोटल करेंसी है, वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी है, यदि यूएस रेट बढ़ाता है तो सबको रेट बढ़ाना ही पड़ता है, नहीं तो करेंसी जो है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी। तो करेंसी जब वीक होगी तो डेफिनेटली आपका इन्फ्लेशन, फिर क्योंकि अपने यहाँ जो है मेजर इन्फ्लेशन जो है वो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, जैसे कि फूड बास्केट हो या एनर्जी बास्केट हो, तो इसलिए अपने को करेंसी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए ही हम रेट हाइक कर रहे हैं, जबकि आप हमारा इन्फ्लेशन नंबर देखेंगे जो 7.8% पे पीक हो गया था, अभी हम 7% के आसपास आ गए हैं। और जैसे मानसून का स्प्रेड ठीक चल रहा है, और क्रूड ऑयल और सॉफ्ट कमोडिटी, इंडस्ट्रियल कमोडिटी सबके भाव ऊपर से काफी करेक्ट हो चुके हैं। तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन का जो है प्रेशर नहीं है, मैक्रो डेटा खराब नहीं है। ये सिर्फ ये है यूएस करेंसी के अगेंस्ट में हमको 4.5% का स्प्रेड देना बहुत जरूरी है। आप ये बात को याद रखिए कि 4.5% का स्प्रेड कंपलसरी है, कि होना ही चाहिए। गोपाल, अगर हम बात करते हैं यूएस मार्केट की और ग्लोबल मार्केट की, रिसेशन इज द न्यू वर्ड विच वी आर फाइंडिंग, गूगल ट्रेंड में भी हम देख रहे हैं, लाइक रिसेशन इज द वन वर्ड पीपल आर लुकिंग फॉर कि क्या हो रहा है, एंड प्रोबेबली दे आर लुकिंग कि इकोनॉमी इज मूविंग टुवर्ड्स रिसेशन। तो आपको लगता है अगर बाहर के मार्केट में हम उस काइंड ऑफ का सिचुएशन देखते हैं, तो इंडियन मार्केट भी उससे इम्पैक्ट होगा, और अगर इम्पैक्ट होगा तो कहाँ तक हम उसका इम्पैक्ट देख सकते हैं? देखिए, पहली बात ये है कि ये जो रिसेशन की जो बात कर रहे हैं ना, ये रिसेशन जो होगा, यदि होगा भी, तो ये है इन्वेंट्री डीस्टॉकिंग साइकिल का। इसमें क्या हुआ कि आपको थोड़ा मैं हिस्ट्री में लेके जाऊंगा कि 2020-19 में, 2019 कैलेंडर ईयर में यूएस चाइना ट्रेड वॉर बहुत एक्सट्रीम में था। तो उसके कारण जो है इन्वेंट्री जो है ग्लोबल सिस्टम में काफी कम हो गई थी, ठीक है, स्पेशली इन यूएसए। फिर 2020 के से अपने ने कोविड देखा, राइट। तो ये और ये फर्स्ट हाफ ऑफ 2021 तक था कोविड का इम्पैक्ट। तो ये जो 2.5 साल में जो है ग्लोबल इन्वेंट्री जो है काफी कम हो गई थी, ठीक है ना। तो अब जैसे ही डिमांड आएगी, तो आपने काफी स्टॉकिंग शुरू कर दी। फिर चाइना में कोविड आ गया, रशिया यूक्रेन वॉर आ गया, तो सभी कंपनियों ने जैसे कि आप कोई प्लांट मैनेजर हो या स्टोर मैनेजर हो, तो आप क्या चाहेंगे कि भाई अपने यहाँ पे काफी इन्वेंट्री बिल्ट रहे। कोई भी यदि रशिया एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है या चाइना में कोविड के कारण मटेरियल नहीं आएगा, तो मेरा प्लांट है, मेरा स्टोर है, वो बराबर चलना चाहिए। तो everybody had stocked, overstocked actually in the month of Feb, March, even in January because of Chinese zero COVID policy। तो यूएस में और यूरोप में काफी स्टॉकिंग हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब यदि जो जब अपन जून में गए, तो सबने देखा कि रशिया तो दे आर एक्सपोर्टिंग एवरीथिंग, बारिंग रिडक्शन इन गैस एक्सपोर्ट, बाकी सब एक्सपोर्ट रशिया का ऑलमोस्ट नॉर्मल है।
तो मार्केट ने जब ये असिस्ट किया तो उसके बाद आप देखेंगे सब इंडस्ट्रियल कमोडिटी हो, जैसे कि स्टील हो, एल्यूमिनियम हो, कॉपर हो, सबके प्राइसेस गिरने लग गए। आप एग्री कमोडिटी के प्राइसेस देख रहे हैं। तो अब ये क्या हुआ कि आप क्या चाहेंगे कि यदि आप स्टोर मैनेजर हैं, आपने सपोज कोई मटेरियल 100 रुपीज में खरीदा है, अब उसका प्राइस अभी 85 रुपीज हो गया है, तो आप क्या करेंगे कि पहले भाई जो पुराना है उसको बेचेंगे, नया तो परचेस करेंगे नहीं। तो ये जो रिसेशन की जो बात हो रही है, ये मेरा ये व्यू है कि ये इन्वेंट्री डीस्टॉकिंग साइकिल है। ठीक है। तो जब आप मैन्युफैक्चरर से नया परचेस नहीं करेंगे तो मैन्युफैक्चरर की प्रोडक्शन एक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है ना। तो उसके कारण ये स्लो डाउन आएगा। Okay, very well explained, Gopal. So probably that will really help our audience. Sure. Because recession is one big word in the financial market. Absolutely. Investors' point of view say that impacts a lot because uh, अगर हम इंडियन इन्वेस्टर्स की बात करें तो nowadays what I observe personally is कि इंडियन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इंडिया में करते हैं बट वो फॉलो एंड ट्रैक प्रोबेबली ग्लोबल मार्केट्स को करते हैं। तो यूएस में क्या एम्प्लॉयमेंट है, क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है, इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, जीडीपी क्या चल रहा है। सो इट्स लाइक कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना काइंड ऑफ Correct. just do it. Yes, So yes. just for those kind of investors, would you would like to tell how those kind of things they can ignore? देखिए एक चीज मैं बता रहा हूँ कि हम यदि आप बहुत ज्यादा मैक्रो पे फोकस करेंगे ना, कभी पैसा नहीं बना पाएंगे। क्योंकि देखिए मैक्रो इतना फास्ट चेंज हो जाता है कि आप कभी वो डिसीजन ही नहीं ले पाओगे। जैसे आप देखिए कि ऑल ऑफ अ सडन सबको ऐसा लग रहा था, मुझे याद है कि मैं जब मई जून में इन्वेस्टर मीट हो रही थी, तो जो क्रूड ऑयल का भाव 120 प्लस था, तो नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि क्रूड विल एवर फॉल। ओके। कि इन्वेस्टर जैसे बाजार भी गिर रहा है, क्योंकि हम लोग क्या होता है, वी आर स्लेव ऑफ मार्केट प्राइसेस। प्राइस गिरता है और ऑयल का प्राइस भी ज्यादा है, तो सब यही सोचते हैं कि वही सही है और ये कभी गिरेगा नहीं। और दूसरी बात आपको मैं बताता हूँ, मैंने ये इंडस्ट्री काफी सालों से ट्रैक की है। देखिए मीडिया का एक काम क्या होता है, दे आर ऑल्सो इन सेलिंग देयर न्यूज। ओके। दे आर ऑल्सो ऑन अ बिजनेस ऑफ मेकिंग मनी। यदि देखिए यदि जो फियर बिकता है तो वही बेचेंगे। राइट। यदि कोविड चलता तो दिन भर कोविड ही घुमाते थे कि जैसे कोविड के अलावा कुछ है ही नहीं। फिर पॉलिटिकल न्यूज आती है तो पॉलिटिकल न्यूज ही घुमाते रहते हैं। अब जैसे आप ब्लूमबर्ग, सीएनएन, राइट, रॉयटर्स कब पढ़ेंगे, जब आपको डर लगता है। ठीक है ना। तो यदि ये मीडिया जो है, यदि वो फियर नहीं बेचेगा तो क्या बेचेगा। आप इस बात को, मेरी बात को समझिए। क्योंकि क्या होता है कि यदि हम ये पढ़ें ये कि सब नॉर्मल हो गया है, तो वो कोई दिखता नहीं है फिर उसको। राइट। तो इसमें ना बहुत ज्यादा आप ओवर सेंसिटिव मत होइए। राइट। डेफिनेटली आपको अवेयर होना चाहिए कि क्या चल रहा है, कैसा है करके। और पर ना इसमें बहुत ज्यादा यदि आप एकदम अंदर तक जाएंगे ना, कभी पैसा नहीं बना पाएंगे। क्योंकि देखिए स्टॉक का प्राइस है ना, अल्टीमेटली अर्निंग्स और इंटरेस्ट रेट लिक्विडिटी पे मैटर करता है। क्योंकि अर्निंग डिसाइड करती है फंडामेंटल, पी मल्टीपल क्या देना है वो लिक्विडिटी इंटरेस्ट रेट पे डिसाइड करता है। तो अभी मैं ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा मैक्रो मैक्रो करेंगे ना तो आप अलोकेट नहीं कर पाएंगे। यदि आप वर्ल्ड वाइड देखेंगे, ये जो रैली हुई है जून एंड लास्ट सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ जून से जो अभी तक की रैली है, इसको ग्लोबली मेरे हिसाब से मोर देन 95% इन्वेस्टर ने मिस कर दिया है। राइट। क्योंकि किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि बाजार रिकवर होगा करके। राइट। तो यदि आप बहुत ज्यादा मैक्रो में रहेंगे ना तो हमेशा ही प्रॉब्लम आएगा। राइट। अभी आप नॉर्मल तरीके से सोचिए, यदि यूएस में शेल ऑयल का प्रोडक्शन कॉस्ट $55-60 है। ठीक है। अब यदि प्राइस 120 चलता है, तो आप ये बताएंगे कि कोई भी बिजनेसमैन है वो अपना प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएगा। देखिए नॉर्मल इकोनॉमिक्स में जब भी किसी चीज का प्रोडक्शन प्राइस एक्स है और सेलिंग प्राइस 2x है, तो कहीं ना कहीं से भी सप्लाई इंक्रीज होगी।
राइट। कब होगी ये कहना बहुत डिफिकल्ट है कि आज होगी कि 3 महीने में होगी कि 6 महीने में होगी, पर कभी भी ये एबनॉर्मेलिटी रह ही नहीं सकती, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन है ये अपॉर्चुनिटी को मिस ही नहीं करेगा। यदि आप देख रहे हैं कि जैसे कोयले का भाव बढ़ गया है, तो बहुत सारे लोग तो अभी रशिया चले गए हैं, रशिया से कोयला ला रहे हैं, राइट। तो आप मतलब मेरा ये कहने का है कि जहां भी आर्बिट्राज है, जहां पर भी हायर प्राइस है, नॉर्मल इकोनॉमिक्स प्रिवेल करता है और सप्लाई बढ़ती बढ़ती है। तो ये फेज आएगा जरूर, इसलिए मैं कहता हूं कि डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग कीजिए, और जो है बहुत ज्यादा मैक्रो मैक्रो करेंगे तो कभी पैसा नहीं बनेगा बाजार में। वेल सेड गोपाल। आपने अभी बोला कि जो स्टॉक प्राइसेस होते हैं वो जनरली टू फैक्टर्स पे इम्पैक्ट करते हैं, वन इज द अर्निंग एंड सेकंड वन इज द इंटरेस्ट रेट। यस, सो दीज आर द टू थिंग्स। राइट। इंटरेस्ट रेट सिनेरियो जो हम आज की डेट में इंडिया में देख रहे हैं व्हिच इज राइजिंग। सो फर्स्ट माय क्वेश्चन इज फर्स्ट कि हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन द companies, or which sector probably will get hurt, or which is, for which sector it will be positive on. देखिए, पहली बात यह है कि देखिए बॉन्ड मार्केट जो है ना, ऑलरेडी 762 का जो पिक से आज अपन 731 पे हैं, डिस्पाइट आज जो बॉन्ड यील्ड हार्डन हुई है, तभी अपन वी आर एट 731। तो इसका मतलब क्या है कि वर्स्ट ऑफ मैक्रोज है, वर्स्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट है, मार्केट ने प्राइस्ड इन कर दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ से उसके कारण बाजार गिरेगा, ये डेफिनेटली नहीं होगा। पर एक वेरिएबल को आप याद रखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरा अभी एक ही कंसर्न है बाजार पे। देखिए कि अभी भी क्या है कि हमारा ना ट्रेड डेफिसिट बढ़ते जा रहा है, ठीक है। क्योंकि यदि आप लास्ट मंथ का फिगर देखेंगे तो $35 बिलियन आया है, और हमारा फॉरेक्स रिजर्व अभी बहुत ज्यादा है। परंतु ये ऑयल का प्राइस 100 के ऊपर यदि सस्टेन करता है 9 महीने तक, एडिशनल 9 मंथ का विंडो है हमारे पास, यदि इसमें या तो ऑयल गिरे या एफआईआई वापस आए तो ही अपनी हालत ठीक होगी। नहीं तो आगे क्या होगा कि अपना फॉरेक्स रिजर्व जो है ना वो डिप्लीट होना स्टार्ट होगा, और उसके बाद जो है आपकी करेंसी पे बहुत बड़ा प्रेशर आएगा, ठीक है। और तो उसी समय बाजार में नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। पर ये होने के लिए अपने पास अभी 9 मंथ्स का विंडो है, क्योंकि हमारा फॉरेक्स रिजर्व $570 बिलियन है, आवर एक्सटर्नल डेट इज $480 बिलियन, अपने पास $90 बिलियन का गैप है, वी आर स्टिल इन प्लस, ओके। तो अब ये $90 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व कब खत्म होगा उसके ऊपर ही प्रॉब्लम है, राइट। तो ये वॉच करना है, यदि ऑयल 100 के नीचे आ जाता है जो अभी है, और आपका एफआईआई वापस आ जाते हैं, तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज द ओनली नेगेटिव, अदरवाइज बाजार में आज के डेट पे बैक टू फंडामेंटल्स रहेगा। मतलब मैक्रो रिस्क में एक ही रिस्क है आज के डेट पे, और वो अभी पिछले 10 दिनों से थैंकफुली एफआईआई भी आ गए हैं और ऑयल भी नीचे आ गया है, तो वो रिस्क भी नहीं है अभी। Exactly. So राइट, आपने correctly आपने बोला like FIIs are coming back, and that reversal trend we are seeing in last 9 to 10 sessions. यस। उसके लिए अगर हम इमर्जिंग मार्केट में पोजीशनिंग देखें अगर इंडिया की, how comfortable you are, or the FIIs are to invest in India. So आपको लगता है that kind of market share, और the जो हम बात कर रहे हैं FIIs will come back to India. So that kind of comforts are they getting? देखिए, एक चीज क्या है कि इंडिया में ना स्ट्रक्चरल ग्रोथ ड्राइवर है, मार्केट अच्छा है, इकोनॉमी अच्छी है, गवर्नमेंट पॉलिसी अच्छी है, फॉर्मलाइजेशन हो रहा है, जीएसटी कलेक्शन हो रहा है, तो ये सब पॉजिटिव है। तो एफआईआई जो है इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही फेस क्या होता है, कई बार आप ये देखते हैं कि अपना बाजार बहुत चल गया है, वैल्यूएशन ज्यादा हो गया है, तो यू टेंड्स टू गो आउट, यू ट्राइज टू बुक प्रॉफिट, यही फेस है। पर अब इसमें एक नेगेटिव क्या हो गया, मतलब विच इज पॉजिटिव फॉर इंडिया, कि जुलाई में इंडिया ने +10% परफॉर्मेंस दिया और चाइना ने -10% परफॉर्मेंस दिया, राइट। क्योंकि एमएससीआई चाइना हैड फॉलन बाय 10%, आवर हैज गॉन अप बाय 10%। तो अब यदि जो ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फंड मैनेजर होते हैं उनको दे गॉट अ शॉक ऑफ देयर लाइफ, राइट। if your fund is underperforming by 20%, believe me, it is very 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 difficult for a fund manager to justify, राइट। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि अब वो धीरे धीरे इंडिया आ रहे हैं,
राइट। तो ये काफी पॉजिटिव हो गया है। और ये जो ताइवान वगैरह का इशू है, इसके बाद या तो गवर्नमेंट को ही, चाइनीज गवर्नमेंट को बाजार उठाना पड़ेगा, नहीं तो FII विल कम बैक मोर एग्रेसिवली बैक टू इंडिया। Okay, so that definitely will be a very big positive for India यस। if they come back, and hopefully they will. And आपने अभी जो बोला कि अंडर परफॉर्मेंस जो है वो फंड मैनेजर के लिए बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट होता है, लाइक यस। so just wanted to understand in a simple mathematics, if I invest 100 rupees in Indian market and suppose 50% correct होता है तो वो 50 rupees पे आता है. यस। Again reverse, go back to 100, we need 100% jump. So यस। at that point in time, the investors concern जो रहता है generally कि वो 100% वो achieve कर पाएंगे, whether they should stay in that particular investment or get out from those kind of investments. Or being a fund manager, आप who be, I mean, some kind of a stocks, probably you must be facing the same kind of a यस। issue. So how do you handle? तो सी पहली बात ये आती है कि यदि देखिए, यदि आपके पास लिमिटेड पैसा है, आप को इनफ्लो नहीं आ रहा है, तो आपको ये करना चाहिए कि जो जो अच्छे स्टॉक हैं उसमें वेटेज बढ़ाना है, और जो खराब स्टॉक है उसको बेच के वही पैसे से नया, वो जो अच्छे स्टॉक है पर गिर गए हैं उनको ऐड करना है। तो या तो आपको फ्रेश इनफ्लो आ रहा है तो आप अपना बेट को यू इंक्रीज द बेट। तो ऐसे मैं रिटेल इन्वेस्टर को बोलना चाहता हूँ, यदि आप बाजार में इन्वेस्ट करते हैं तो या तो आप नया पैसा डालिए लोअर लेवल पे, या तो जो आपके पास इन्वेस्टमेंट है या स्टॉक है या म्यूचुअल फंड है, तो जो आपको कन्विंस होते हैं उस पे उसको ऐड कीजिए और कुछ को रिमूव कर दीजिए, तो वो पैसे को बेटर फंड्स में डाल दीजिए। ये आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए फाइनेंशियल मार्केट में क्या है, आई ऑलवेज से इट इज लाइक यू आर स्विमिंग अगेंस्ट द टाइड। ओके, तो यदि आप बाजार में आ गए हैं तो हाथ पैर मारना कभी मत छोड़िए, ठीक है। या तो आप अपना इन्वेस्टमेंट को हमेशा रीअसेस कीजिए और यू टेक अ डिसीजन। आपने करेक्ट सही बोला, लाइक आपको ऑलवेज यू कीप रिव्यूइंग योर पोर्टफोलियो, मतलब हमेशा Yes. आपको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करते रहना चाहिए. इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको कुछ चेंजेस करना ही है विद दैट इंटेंशन, बट यस व्हेनेवर इज रिक्वायर्ड आपको वो करना चाहिए. यहाँ पर अगर मैं इन्वेस्टर्स की बात करूं तो जनरली इन्वेस्टर्स का एक जो कोर क्राइटेरिया रहता है वो रहता है अंडर परफॉर्मेंस एंड आउट performance. Yes. Every fund has their own cycle. I mean, कोई भी फंड ऐसा नहीं होगा जो हर एक साइकिल में कंसिस्टेंट परफॉर्म करे. Correct. Sometimes ग्रोथ परफॉर्म करते हैं, sometimes वैल्यू और देन काइंड ऑफ स्ट्रेटजी. So those kind of investors, if we are saying कि आप कंटिन्यूअसली हाथ पैर मारते रहिए, तो उनके लिए एक चीज होता है कि जो भी हमारा फंड नेगेटिव में है हमको वो फंड बेच देना चाहिए. नहीं, देखिए वो गलत है। पहली बात ना, देखिए ऋतु, आई विल से कि ये जो है ना, ये सब ना मिसनोमर है, ग्रोथ वैल्यू, ये सब ना बिल्कुल गलत टर्म है। देखिए मैं आपको, मेरा जो व्यू है, मैं भी गलत हो सकता हूँ, पर जो मैं सोचता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या हुआ है कि 2013 के बाद पे वर्ल्ड में ना ग्रोथ काफी स्लो डाउन हो गई और यूरोप ने इंटरेस्ट रेट नेगेटिव किया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि आप देखेंगे कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट साइकिल पीक नहीं किया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट साइकिल था ही नहीं। पिछले 7-8 सालों से आप देखोगे कोई नया बड़ा सीमेंट प्लांट, कोई बड़ा स्टील प्लांट, ये बहुत बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं। तो सब लोग क्या हुआ, ये लो इन्फ्लेशनरी वर्ल्ड हो गई, तो सब लोग ने क्वालिटी कंजम्पशन ओरिएंटेड स्टॉक ही परफॉर्म करते गए, यदि आप देखोगे, ठीक है। तो और ये जो था 2013 के पहले ये सब अंडर ओन थे। लीवर का भाव क्या था, नेस्ले का क्या था, राइट, बाटा क्या था, आपको सब यू नो ऑल दिस, राइट। तो 2013 के बाद जो वेव आई ना, वो वेव पूरी क्वालिटी की थी और सो कॉल्ड ग्रोथ स्टॉक की थी, ठीक है। और ये हार्ड असेट्स जो है जिसको अपन वैल्यू कहते हैं वो अंडर परफॉर्म की। फिर क्या हुआ कि अब ये जैसे मैंने इन्वेंट्री रीस्टॉकिंग साइकिल की बात की, और फिर चाइना यूएस, चाइना यूक्रेन, रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, तो फिर सप्लाई शॉक के कारण फिर से सो कॉल्ड
हार्ड एसेट्स परफॉर्म करने लगी, राइट। तो यदि क्या हुआ कि यदि आप ऐसा कभी फंड मैनेज नहीं करना चाहिए कि आप एक ही चीज को ध्यान रखो, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली ना मार्केट स्लेव होता है अर्निंग ग्रोथ का। तो पोर्टफोलियो ना ब्लेंड होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप में, क्योंकि देखिए क्या हुआ, बहुत सारे नए जमाने के फंड मैनेजर है ना जो आज के डेट में है, वो 2010 के बाद ही इंडस्ट्री में आए हैं, ठीक है। तो जो 2010 के बाद इंडस्ट्री में आए हैं उनको तो वो ये सब जंक लगते हैं, ठीक है, कि ये सब बेकार है करके। तो उन्होंने क्या हुआ कि वही दुनिया देखी और वही दुनिया सही है, परंतु ऐसा तो कभी होता नहीं, राइट। तो मैं ये बोलूंगा कि ब्लेंड अप्रोच होनी चाहिए और वो ही सही है एक्चुअली। ओके। सो आज की अगर आज का सिनेरियो अगर हम देखते हैं तो आप इन्वेस्टर्स को सजेस्ट करेंगे कि पोर्टफोलियो शुड बी ब्लेंड ग्रोथ और देखिए वैल्यू। आज देखिए मैं अभी क्या बोलूंगा कि ऐसा नहीं होता। देखिए इसमें कई चीजें क्या होती है कि आपको एक चीज समझना चाहिए, हर चीज की एक प्राइस होती है। यदि उसके नीचे बहुत ज्यादा ट्रेड कर रहा है तो वहां ले लेना चाहिए, और जब बहुत ज्यादा प्राइस हो गया है तो थोड़ा तो आपको उस पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि आप किसी चीज को एकदम खींचते जाओगे और बियॉन्ड ए पॉइंट हो जाएगा, एक लिमिट तो हर जगह आएगी। तो यदि हम उसमें थोड़े डिसिप्लिन रहे ना तो रिटर्न आउटकम अच्छा होता है। तो अब देखिए इसमें एक प्रॉब्लम क्या होती है कि इन्वेस्टर होता है ना जो चलता है उसी पे पैसा डालता है, और वही मैड्रेस होती है, तो क्या सही है वो देखना छोड़ देता है। तो अब यदि जैसे आपने कहा कि ग्रोथ स्टाइल और सब ग्रोथ नहीं थे, और मेरे हिसाब से ना आप यदि आपको जो पसंद है आप ग्रोथ में 70% 80% पैसा डालिए, पर आपका कुछ पैसा वैल्यू टाइप में भी होना चाहिए, क्योंकि आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं। इन्वेस्टर के पास ज्यादा चॉइस है रादर देन फंड मैनेजर, ठीक है। इन्वेस्टर चूज कर सकता है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के समय में कि वो किधर किधर अपना पैसा अलोकेट करे, पर प्रॉपर अलोकेशन करेगा तो आउटकम बेटर आएगा। वेल सेड, बट मार्केट में आपने बोला लाइक नए टाइप के फंड मैनेजर्स हैं, न्यू न्यू इन्वेस्टिंग स्टाइल निकल रही हैं। तो हम लोग बहुत क्लियर बाइफर्केशन देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्कीम्स कि दिस यस इज ग्रोथ ओरिएंटेड, दिस इज वैल्यू ओरिएंटेड फंड, okay, this is a blend, and then the fund manager, within fund manager also we are seeing such kind of a bifurcation ki he is a growth oriented fund manager, यस, or so probably look जो for जो लॉन्ग लॉन्ग टर्म है ना, जिसने 15-20 साल देखा है वो ब्लेंड ही रहेगा या वैल्यू रहेगा, ये बात बता सकता हूँ मैं आपको। okay, so as per you, like growth is like one of the strategies they have to combine, right? यस एग्जैक्टली। Okay, okay. तो यहाँ पर अगर हम दूसरी तरफ अगर इन्वेस्टर्स के लिए एक जनरल परसेप्शन इसकी लार्ज कैप है, इन्वेस्ट करते हैं हम तो जब भी मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है या करेक्शन देखते हैं, जनरली हम उन फंड्स में अंडर परफॉर्मेंस या करेक्शन बहुत ज्यादा नहीं होता है। बट रिसेंटली वी हैव सीन स्टॉक्स जहां पर FIIs ने बहुत ज्यादा डंप किया है पैसा, तो all are the quality stocks we have seen and they have corrected a big way. So how this perception actually is true and what do you think about it? नहीं देखिए एफआईआई ने जनरली सेल किया है तो दे वर ओनिंग हाई क्वालिटी हाई ग्रोथ स्टॉक, तो जो डेफिनेटली इफ दे आर सेलिंग तो वही स्टॉक सब उन्होंने सेल किया है। प्राइमरली फाइनेंशियल, सेकंड आईटी, थर्ड एफएमसीजी, ये इनके तीन में इनके प्रॉपर ज्यादा ओवरवेट थे इंडिया में। तो इन्होंने ये तीन ही में मेजर सेलिंग की है, और उसके कारण जहां पर भी हाई पी स्टॉक थे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है तो हाई पी स्टॉक जो है वो करेक्ट हुए ज्यादा, राइट। तो मैं ये कहूंगा कि इन्वेस्टर को ये करेक्शन का यूज करना चाहिए और उसमें थोड़ा अपना जो पहले भी पोर्टफोलियो था उसमें ऐड करना चाहिए अभी। क्योंकि देखिए अब क्या जो सिनेरियो इमर्ज हो रहा है कि यूएस ने जो 7% की ग्रोथ दी, तो बिकॉज इट वेंट टू -6 तो +7 आया, तो नेट नेट तो 1% ही है, राइट। तो अब ये जो फेस है, अब यूएस विल गो बैक टू
2% अगेन, तो फिर से इन्फ्लेशनरी वर्ल्ड जो है नॉर्मलाइज हो जाएगा, वी विल गो बैक टू लो इन्फ्लेशन, लो ग्रोथ सिनेरियो, तो फिर से क्वालिटी चलेगा, राइट। तो ये जो फेज आएगा आगे, उसमें क्वालिटी वाले जो पोर्टफोलियो डाउन हो गए हैं उसमें पैसे जरूर डालना चाहिए। पर आपको एक ही चीज, एक रिस्क मैं बता रहा हूँ कि ये जो रशियन गैस क्राइसिस है जो यूरोप का, ये मतलब ना, दिस आई डोंट हैव एनी आंसर, बट आई कैन टेल यू कि रशिया सप्लाइज 180 BCM ऑफ गैस टू यूरोप, एंड नाउ इट हैज रिड्यूस्ड टू 42, राइट। तो अब या तो इफ देर इज गुड रिलेशनशिप बिटवीन देम, यदि नहीं होता है तो आप ये समझेंगे कि एनर्जी मार्केट में बहुत बड़ी अनस्टेबिलिटी रहेगी, और ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने में 3 से 5 साल लग जाएगा। क्योंकि यदि आप एक नया एलएनजी टर्मिनल, जैसे यूएस ने कहा कि आई विल सप्लाई यू मोर गैस, मोर एलएनजी, पर जैसे आज आप एक एलएनजी टर्मिनल स्टार्ट करते हैं तो 3 साल मिनिमम लगता है नया चालू करने के लिए, ठीक है। तो ये 3-4 साल का ना ये प्रॉब्लमेटिक एरिया है। तो इसलिए ये जो आने वाला फेज जो रहेगा, उसमें ब्लेंड ऑफ ग्रोथ एंड वैल्यू इज द राइट वे। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने बहुत वेल्थ क्रिएट किया है। स्पेसिफिकली आई थिंक एचडीएफसी के स्कीम्स का अगर हम बात करते हैं तो दे आर लाइक अ वेरी ओल्ड स्कीम्स, एंड काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं ऑल द स्कीम्स, यू नो, बट देयर इज अ investment return and the investor's return. Right. So there's always a difference between these two. So what do you call it? This is like a behavioral things you can say, and how investors can work on this. No, really, this is a very good question, and I always say कि जनरली क्या होता है, देखिए, इन्वेस्टर फंड को चेस करता है जब उसमें ऑलरेडी परफॉर्मेंस आ जाता है। अब वो एक बार परफॉर्मेंस आने के बाद क्या होता है, जैसे सपोज स्टॉक एक्स से वाई चले गया, उसका वैल्यूएशन ढंग हो गया, रीच हो गया, तो वो थोड़ा टाइम करेक्शन में जाएगा, राइट। तो वो उस फेस में क्या होता है कि इन्वेस्टर आता है और उसके बाद उसका एक्सपीरियंस खराब रहता है, राइट। और यदि सपोज फंड ने बहुत एक्सट्रीम बेट ली है, तो हो सकता है कि उसका साल, 1.5 साल, 2 साल खराब जाए। तो ये 2 साल आजकल तो देखेंगे कि आप यदि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को एनालाइज करेंगे तो 18 मंथ से 20 मंथ्स के बीच में लोग पोर्टफोलियो रखते हैं, बाकी तो फिर फंड को चयन कर देते हैं, राइट। इसलिए इन्वेस्टर का रिटर्न बहुत अच्छा नहीं आता है। तो या तो आप लॉन्ग टर्म रहिए, राइट, या तो आप अर्ली पिकर रहिए, राइट। तो जैसे आपने वैल्यूएशन जहां देखा उसके हिसाब से आप पोर्टफोलियो जो देख के आप इन्वेस्ट कीजिए, परंतु आप इन बिट ऐसे स्विच करते रहेंगे तो आपका रिटर्न अच्छा नहीं रहेगा। Recently, you have started, you know, managing HDFC Balance Advantage Fund. या जो कि कैटेगरी में वन ऑफ द, यू नो, इन टर्म्स ऑफ साइज अगर हम बात करें 43,000 crores fund, राइट। and how, you know, do you see, because though Prashant sir was managing this fund since long, राइट। now you know, you are going to manage, so is there any change in the strategy? Because I think many of the investors, I think most of the investors and in this forum probably must be using must be invested in this particular fund. So अगर आप कुछ बता सकते हैं? नहीं, देयर वोंट बी एनी चेंज इन फिलोसफी ऑफ मैनेजिंग द फंड, क्योंकि आई ऑल्सो बिलीव इन गार्प प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टिंग। तो डेफिनेटली फिलोसॉफिकली there won't be any change in the in the fund management style. Definitely stock selection will differ over time, you know, जो भी जरूरत रहेगा, how earnings are moving, how variables are moving, so accordingly it has to go through changes, which is always needed to outperform benchmark. तो स्पेसिफिकली आपकी अगर इन्वेस्टमेंट स्टाइल के बारे में हम बात करते हैं तो आप अगर कुछ हमको, यू नो, हाईलाइट कर सकते हैं अबाउट योर, हाउ डू यू डू द, यू नो, यदि आप मेरा फंड देखेंगे तो वो क्लियरली हो जाएगा। यदि आप लार्ज एंड मिड कैप फंड देखें या डिविडेंड यील्ड फंड देखेंगे या
तो या मल्टी कैप जो मैंने अभी किया या फोकस 30 पहले मैंने करता था। तो मेरा स्टाइल थोड़ा ब्लेंड है एक्चुअली, क्योंकि मेरा ये सोचना है कि इंडिया में जो है देखिए यंग पॉपुलेशन है, तो कंजम्पशन जो है विल रिमेन वेरी हाई, राइट। तो ये ड्राइवर है ये कंजम्पशन का, और इट विल रिमेन वेरी हाई। और साथ साथ क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नीड विल आल्सो बी देयर। तो मैं दोनों का ब्लेंड अप्रोच रखता हूँ रादर देन टेकिंग अ वेरी कंसंट्रेटेड कॉल एक्चुअली, राइट। और generally I keep between 60 to 70 stocks in the portfolio, but थोड़ा diversified रखता हूँ, because as I told you कि मार्केट में साइकिल्स रहते हैं, और हर साइकिल में यदि अपन कोशिश करें कि अच्छा करना है तो डाइवर्सिफाइड मेरा अप्रोच रहता है, और ब्लेंड अप्रोच है एक्चुअली। ओके, अगर इस टाइम हम इंडियन मार्केट की बात करते हैं तो बैंकिंग इज वन ऑफ द सेक्टर where we are hearing, lot many positives, but the rising interest rate is another area where we are, hearing the concerns. What is your opinion about this particular sector? Which this banking and financial is doing quite well, because जो है NPA issues जो है largely corporate NPA issues are behind us, और हम जो देख रहे हैं कि लोन ग्रोथ अब पिकअप हो गया, 14% के आसपास आ रहा है। तो जो बैंक के लिए चाहिए वो सब पैरामीटर काफी पॉजिटिव्स हैं अभी। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में तो डेफिनेटली इन्वेस्टेड रहना चाहिए इन दिस सिनेरियो व्हिच इज वर्किंग। तो वी ऑल आर क्वाइट होपफुल एंड पॉजिटिव्स अबाउट दिस सेक्टर एक्चुअली। सिर्फ इसमें एक इशू क्या इमर्ज हो रहा है वो मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगा कि जो है ना, कॉर्पोरेट लोन ग्रोथ अभी म्यूटेड है। मैक्सिमम ग्रोथ जो आ रही है वो रिटेल MSME वगैरह में आ रही है। तो इसमें क्या है कि सब लोग वही चेस कर रहे हैं, राइट। तो किसी की भी डिफरेंशिएटेड अप्रोच नहीं है। तो आज सब अच्छा है, परंतु जैसे पहले अपन ने कॉर्पोरेट NPA देखा था, तो आगे क्या रिटेल NPA आएगा, हाउ इकोनॉमी विल बिहेव, दैट पीपल शुड हैव अ वॉच। पर डेफिनेटली आज के कंसर्न में बैंक्स बेस्ट पोजीशन है एक्चुअली। Coming back to the investors front, in today's market जहां पर हम हैं, what is the best strategy do you believe, जो investors को इस टाइम पे adopt करना चाहिए probably, whether it's a lump sum, SIP is one of the thing which is ongoing thing, but for the investors point of view अगर मैं बात करती हूँ तो because market is quite volatile and probably might be in going forward also, because बहुत सारे factors हैं which is working in different directions यस, altogether. तो यू आर राइट। मेरा ये व्यू है कि देखिए आप वैल्यूएशन को एक गाइडिंग प्रिंसिपल लीजिए, और उस पे, और अभी क्या है कि इंटरेस्ट रेट तो एटलीस्ट नेक्स्ट 6 मंथ्स तो कट होने वाली नहीं है। इंटरेस्ट रेट विल रिमेन वेयर दे आर, इट विल, right, it will either will go up or it will remain where it is, right. So in such a scenario, अब यदि आप अर्निंग्स की बात करते हैं तो निफ्टी अर्निंग was 732 for FY22, which had we have closed, right. And if you take 10% earning growth, don't take very high. Sell side is at very high earning growth of 18%, 20% and all. But if you take very moderate earning growth of 10% only, so you end up with 900 odd EPS for Nifty for FY24, and market is looking at FY24. By March 23, we'll look at March FY25. पर यदि आप अभी उस पे लेते हैं तो जनरली इंडिया मार्केट जो है आपका 15 से 23 के पी के बीच में ट्रेड हुआ है यदि आप लॉन्ग टर्म देखेंगे। तो तो जब भी कोई करेक्शन हो, एंड व्हेन यू आई हैव गिवन यू द रेंज, तो यदि वो रेंज पे आप यूज करके यू कैन इंक्रीज योर एलोकेशन एक्चुअली। ओके, तो in terms of valuation अगर हम बात करते हैं, आप जो बोल रहे हो, the valuation point of view से definitely not for the investors, because आपने बहुत क्लियरली बोला है कि इन्वेस्टर्स को बहुत ब्लेंड अप्रोच रखना चाहिए, वेदर इज ग्रोथ एंड ऑल। द सेम थिंग आई एम टेकिंग ऑन द मार्केट कैप साइड आल्सो, दैट they should go with a blend kind of approach, but still in the current market scenario,
what kind of a market cap do you believe investors should put? देखिए, I'll be very honest and upfront to you to suggest you. देखिए क्या हो रहा है कि मिड कैप में ना वैल्यूएशन बहुत हाई है, ठीक है, परंतु वो हाई ही रहेगा, क्योंकि उसमें रीजन क्या है कि 150 स्टॉक्स है, वो सबको लेने का है, ठीक है। तो मिड कैप का वैल्यूएशन सबसे हाई है, स्मॉल कैप रीजनेबल है, लार्ज कैप रीजनेबल है, ठीक है। तो इसी कारण जो मार्केट में यदि आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो आप स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट कीजिए और मल्टी कैप में इन्वेस्ट कीजिए, राइट। तो जो आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि जो है लार्ज कैप डेफिनेटली सेफ्टी प्रोवाइड करता है, राइट। यू निफ्टी रिटर्न इज आल्सो वेरी गुड, परंतु आज के डेट पे मैं बोलूंगा कि स्मॉल कैप भी रीजनेबल है, लार्ज कैप भी रीजनेबल है, पर मिड कैप में एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है और वो कम होने वाला है रिलेटिव। कहीं लगता है कि मल्टी कैप अप्रोच, मल्टी कैप फंड्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टी कैप एंड द स्मॉल कैप, जो हमारा आज का टॉपिक है, रहे समय से आगे, तो प्रोबेबली कैन पुश थ्रू दैट पाथ। यस, सर्टेनली। देखिए, और दूसरी बात क्या है कि यदि अपन देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट साइकिल जो है ना वो पीक हो गया है, मतलब इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड मार्केट एज प्राइस्ड इन, राइट। तो यदि कोई अनफोर्सिन सिनेरियो नहीं होती है तो इंटरेस्ट रेट जो व्हाट वी हैड सीन इज द पीक। तो ये सिनेरियो में माइक्रो स्मॉल कैप में आउट परफॉर्म करता है। आप एक ही चीज याद रखिएगा हमेशा कि स्मॉल कैप जनरली अंडर परफॉर्म इन अ राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो, ओके। तो जब भी इंटरेस्ट रेट का रिस्क दिखता है तो आगे पीछे वो कब बाजार रिएक्ट करता है, पर बाजार जरूर रिएक्ट करता है, राइट। और अब जो है, अब हम इस सिनेरियो में है जहाँ इंटरेस्ट रेट पीक हो गई है। योर थॉट इज कि यहाँ से अभी इंटरेस्ट रेट बहुत अग्रेसिवली नहीं जाएगा, प्रोबेबली वी माइट सी अ फ्लैटिश काइंड ऑफ thing. Yes, or 50 bips hike is possible. Maximum 50. Yes, but the bond market has priced it. Okay, so in between there was a news or there was a market talk like yield might touch extreme side. There was a 9% talk. Even from here on, do you believe that even though 9% looks very difficult? See, I tell you, at 3.5% US bond yield, there will be huge buyer. Okay, because the Japanese guy, if their interest rate is 0, right? If they are getting 3.5%, right, and with they have their own gas problem. They don't have gas. They have to use LNG, and so their current account deficit is rising. So yen is under pressure. So what you will do? You will buy 3.5% with your currency is under pressure. So 3.5% is a great yield. So US 10-year crossing 3.5 looks very, very difficult. There are a lot of buyers of US Treasury. So if you take 3.5% US 10-year, so 4.5% I have given you the gap, right? So 8% is the ceiling, I would say. Apart from India, because global investing we have seen, last couple of years, India में बहुत emerge हुआ है, and investors are very much attracted towards global investing. Yeah. Apart from India, आपको कोई एक country ऐसा लगता है, emerging market or the developed market, जहाँ पर clients अपना एक exposure ले सकते हैं? देखिए, आज के डेट पे यदि जो वैल्यूएशन है उस पे चाइनीज मार्केट, जो हांगकांग का मार्केट है ना, वो मुझे रिजनेबल लगता है, ठीक है। क्योंकि आज मार्केट बिलो 21,000 हैंगसेंग इंडेक्स ट्रेड हो रहा है और उसकी बुक वैल्यू ना 22,800 है ऑफ CY21, ओके। तो वो बाजार में बहुत ज्यादा पैसा तोड़ नहीं सकते आप। You got my point. और upside तो पता है, तो time will tell, right? So below 20,000 Hang Seng Index is the one market looks very good to me. And second, I am generally quite optimistic still on US because US में इस बार क्या है कि corporate balance sheet एकदम best है,
individual की savings is highest in their lifetime. So US economy is very strong, very very strong. Though there will be recession, as I explained you, it's inventory destocking cycle rather than actual recession. So US is a very good market. Okay. So Gopal, one last thing जो आप हमारे investors को और हमारे partners को बताना चाहते हैं related to how to invest in this market and what is the mantra for investing in this volatile market. No, see, first of all, very clearly, I would say कि इंडिया का macro quite strong है, right? Our tax collection is very good. Our fiscal deficit is lower than what US is reporting. तो इंडिया में कोई मेजर कंसर्न नहीं है ऑन मैक्रो साइड. दैट इज द आउटर लाइन थिंग. नाउ कमिंग टू इन्वेस्टिंग, आप हमेशा एक है ना असेट एलोकेशन पे डिसिप्लिन रहिए, जो बहुत ये मैं कोई नया नहीं बोल रहा हूँ, सब लोग यही बोलते हैं. परंतु इक्विटी में मैं ये बोलूंगा कि एक ब्लाइंड अप्रोच रखिए, और कि ऐसा नहीं कि जो चल रहा है उसी में पैसा डालिए. कोई थोड़ा कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहिए. 20-30% पैसे का जो है कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहिए, जो आउट ऑफ फ्लेवर हो पर अच्छा सेक्टर हो, उसमें पैसा डालेंगे. तो जैसे बोलते हैं ना कि मंदी में इन्वेस्ट करोगे तो ज्यादा रिटर्न आएगा, तो वैसे ही थोड़ा कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहिए. So very well said. But that is the human nature कि जब हम मार्केट नीचे देखते हैं तो we expect कि मार्केट और नीचे जाएगा, and इसीलिए ऊपर जब मार्केट जाता है तो we expect कि अभी that time we expect generally probably कि मार्केट नीचे आएगा. So in that dilemma always investors lose, and that is what जो हमने बात करी कि investment return and investors return always there is a gap. नहीं, उसमें जैसे वही कहा कि जब तेजी में इन्वेस्ट करोगे तो ये प्रॉब्लम आती है. इसलिए मैं बोला कि कॉन्ट्रा इन्वेस्टमेंट भी कीजिए. इन्वेस्ट सम मनी इन द सेक्टर विच इज नॉट परफॉर्मिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और लॉन्गर होराइजन रखिए. लॉन्गर मीन 3 इयर्स का होराइजन रखिए. इंडिया में अभी क्या हो गया, वर्ल्ड वाइड बिजनेस साइकिल सब शॉर्टन हो गए, राइट, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस. जो होना है वो 3 साल में होगा ही, नहीं तो कभी नहीं होगा. ओके, तो मतलब आप बोल रहे हो कि जो लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन था इंडिया में कि पहले 5 इयर्स प्लस आपको इक्विटी रखना चाहिए, प्रोबेबली दैट हैज रिड्यूस्ड टू 3 इयर्स. यस, 3 इयर्स में देखिए आजकल क्या बिजनेस साइकिल सब शॉर्टन हो गए हैं. आप देखेंगे कहीं पर भी पिछले 3 सालों में हमने जो देखा, जो लाइफ में कभी नहीं देखा. माइनस ऑयल देखा तो प्लस 140 भी देखा, राइट. और मतलब ऐसे ऐसे एनॉमली देखी है कि जो कभी हो नहीं सकती है, राइट. तो आजकल हर जगह बिजनेस साइकिल बहुत शॉर्टन हो गए हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया, इसलिए जो होना है वो 3 इयर्स में हो जाएगा. I think for equity investor that is one of the good thing, because probably in India when we talk about the long term, then investors ka long term is like 6 months or 1 year. No, 3 years so you have to give, otherwise you may not realize the real potential. Right, very true. So very nice. I mean, thank you so much, Gopal, for giving us insights on the macro India global perspective and the investment strategy, and investors कैसे अपना portfolio build कर सकते हैं in this volatile market. And we learned a lot from you in today's session. And for our partners, as Sir said that multi-cap and the combination of multi-cap and small cap strategy might take you take it ahead, like outperform the market, broad market, we can say. So so any last word, Gopal, from your side? I think we have covered all, actually. Yeah. Thank you so much. Yeah. Thank you, Gopal. Thank you. Good day. Yes. Subscribe to our YouTube channel for in-depth interviews of India Inc. and press the bell icon so that you do not miss our updates.